चलिए साहब, कहां तक पहुंचा दिया। हम्म पिछली बार अपनी कहां तक बात हो गई थी। हाँ, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। बस जस्ट एक मिनट, तो आपका सब ये चेक कर लेते हैं हमने कहाँ तक चीज़ें देख ली हैं। लगभग हर चीज़ अपन ने नोट डाउन कर ली है ना, बस पिछली बार की बातों से एग्जैक्टली। ओके, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। इफ सिस्टम ऑफ linear equations x plus y plus z is equal to 6, x plus 2y plus 3z is equal to 10, 3x plus 2y plus lambda z is equal to mu has more than two solutions, then mu minus lambda square is equal to question mark। हाँ भाई, क्या कहते हो आप? लैम्डा प्लस म्यू का क्वेश्चन कराया था पिछली बार अपन ने, है ना? ठीक है, अब इसमें कौन सी अच्छी लाइन है? ये एक्चुअली मेंस का क्वेश्चन है। इसमें सबसे अच्छी लाइन ये है, मोर देन टू सॉल्यूशंस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हमारी दुनिया में या तो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, बीच के अंदर कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये तो कह रहा है दो सॉल्यूशन से, तो ऑब्वियस ही बात आप समझ जाओ, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन सिर्फ तभी होता है जब d इंटू एक्स बराबर d1 हो, d इंटू वाई बराबर d2 हो, और d इंटू जेड बराबर d3, और सबकी वैल्यू जीरो हो। 0 इंटू एक्स बराबर 0, 0 इंटू वाई बराबर 0, 0 इंटू जेड बराबर 0, तभी तो एक्स वाई जेड के नाम पे इनफाइनाइट वैल्यूज आती हैं। इसका मतलब d0 है, d1 भी 0 है, d2 भी 0 है, और d3 भी 0 है। राइट है ना भाई? अब हमको सिर्फ दो पत्तों पे खेलना चाहिए, एक तो d0 पर और एक d3 0 पर। सही बात है? अगर आपने d के 0 होने पे खेला तो d के 0 होने पे खेलते क्या हो जाएगा? देखो 1 1 1 1 2 3, यहां कितना 3 2 लैम्डा बराबर 0 होगा। इससे क्या मिलेगा? 2 लैम्डा मिलेगा। यहां से कितना मिल जाएगा? प्लस में 9 मिल जाएगा। प्लस के अंदर यहां से क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। माइनस इधर से कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 6 और दे देगा, उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस में लैम्डा इक्वल टू 0 दे देगा। फिलहाल आपके पास में लैम्डा आएगा, 11 में से 12 गया, माइनस 1 उधर जाके 1, तो लैम्डा की सुंदर वैल्यू 1 आ गई है। ये तो कब आपने, जब d इक्वल टू 0 लिया। अब आपने d3 पे 0 पाइट मारी, d3 पे 0 रखते ही 1 1 6, उधर से
1 2 10, उधर से 3 2 म्यू इक्वल टू 0 होगा। सही है। अब इनका मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। इनका मल्टीप्लीकेशन 2 म्यू प्लस में इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 30 प्लस में इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 12 और माइनस के अंदर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 6 दूनी 12 थी 36 प्लस 20। वाह क्या बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं। म्यू इक्वल टू 0। फाइनली यहां से रह जाएगा म्यू, और इधर बचा हमारे पास में इधर 42 है और इधर 52 है, माइनस का 6 बच रहा है भाई, नहीं 30 और 12 42, और इधर की तरफ 56। 12 42 में से 56 गया माइनस 14। सही है, माने 14 बच रहा है भाई। तो अपने पास में म्यू स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर बोले तो 14 माइनस 1 बोले तो 13 इज द राइट आंसर। राइट है। ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन। ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये चीज सर मैट्रिक्स में भी होती है क्या? हाँ, ये चीज मैट्रिक्स में भी होती है। पता है मैट्रिक्स वाले इसे कहते हैं मैट्रिक्स की अलग है। क्या बताया जाए आप? अब यही चीज मैट्रिक्स में कैसे होती है वो बताता हूं आपको। सेम चीज है ना। हाँ भी देखिए, फॉर ए रियल नंबर अल्फा, if the system 1 alpha alpha square alpha 1 alpha alpha square alpha 1 multiplied by x y z फिजिकल टू में दे रखा है 1 माइनस 1 1, ठीक है, ऑफ लीनियर इक्वेशन has infinite many solution then 1 plus alpha square is equal to question mark। लीजिए सर इस पे बात कर लेते हैं, है ना। अगर ऐसा है तो जरा मिला लेते हैं। अगर ऐसा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है x प्लस अल्फा वाई प्लस में अल्फा स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन। दूसरी की इससे मल्टीप्लाई करते हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस में अल्फा जेड इज इक्वल टू -1। तीसरे में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस में अल्फा वाई प्लस में जेड इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ठीक है ना भाई। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन में देखा जाए इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, अगर इसके इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशंस हैं तो इसकी क्या वैल्यू होगी? अब जरा विचार करते हैं कि इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशंस है तो क्या क्या किया जा सकता है। देखिए साहब, अगर इसके इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन है तो d इक्वल टू 0, ठीक है ना। वैसे तो d इक्वल टू 0 से ही काम जाना चाहिए, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा स्क्वायर 1 सॉरी अल्फा एंड 1, सही है भाई, इक्वल टू 0। अब अपने से ज्यादा तेज कौन फाइट मार रहा है इसमें? 1 प्लस अल्फा पावर 4 प्लस 1 प्लस अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा पावर 4, सही है, माइनस इधर की तरफ मल्टीप्लीकेशन में अल्फा पावर 4 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस में इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन अगेन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, माने एक अल्फा पावर 4 तो कट गया। ठीक है, फिलहाल अल्फा पावर 4 प्लस में सॉरी माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 आ रहा है, माने अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 आ रहा है, माने अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ रहा है। अब क्या चाहिए बोली? ये चाहिए जो डिमांड है 1। अगर 1 लेता हूं तो, अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 प्लस 1 प्लस 1, एक तो आंसर 3 हो गया, या दूसरा आंसर हो सकता है 1 माइनस 1 प्लस 1, माने एक और आंसर 1 हो गया। तो मेरे पास में 3 और 1 इज द राइट आंसर, राइट है। लेकिन अब यहां पे हाँ देखो, अगर देखा था तो हमारे पास में 2 आंसर हो गए, एक तो हो गया 1 और एक हो गया 3। लेकिन इससे पहले कि अपन आगे जाएं थोड़ा ध्यान से समझना। मैं अगर अल्फा की जगह पे 1 सोच रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपको जरा इक्वेशन बता रहा हूं, समझना। एक्स अल्फा की जगह 1 रख रहा हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक आंसर तो ये है। जब मैंने अल्फा इक्वल टू 1 लिया है ना, अब मैं अल्फा इक्वल टू 1 लेकर दूसरा सोच रहा हूं। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर -1, राइट है। माने कोई ऐसा दुनिया में एक्स वाई जेड है जिनका सम करने पे 1 आता है, उन्हीं का ही सम करने पर -1 भी आता है। सोचो,
एक ही एक्स वाई जेड डालोगे दोनों में तो एक का सम 1 आ जाएगा, एक का सम -1 आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई दो सेम वेरिएबल की सेम इक्वेशंस का एक का आंसर 1 आ रहा है, एक का आंसर -1 आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है क्या? माने जब आपने अल्फा इक्वल टू 1 ट्राई किया तो आपका आंसर 3 आ रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन अल्फा इक्वल टू 1 एक बार डाल के तो देखो इक्वेशन में, ठीक है ना? वापस से तीसरी इक्वेशन का आंसर फिर से वापस 1 आ रहा है, ठीक है, चलो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों का सेम होना चलता है, लेकिन क्या ये चलेगा क्या? ये चलेगा ही नहीं। माने अल्फा इक्वल टू 1 इज नॉट द राइट आंसर, तो इसलिए 3 इज नॉट द राइट आंसर। क्या सर अल्फा इक्वल टू -1 भी चेक कर लेते हैं? हाँ, अल्फा इक्वल टू -1 भी चेक करा देता हूं, ठीक है। अल्फा इक्वल टू -1 पे क्या हो रहा है देखें जरा, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अगला वाला कह रहा है -x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू -1। सही है, दोनों सेम ही बातें कर रहे हैं अभी तक। अगले वाले के अंदर अगर आप देखेंगे तो x माइनस वाई प्लस का z इक्वल टू 1, दोनों डिफरेंट बातें कर रहे हैं, राइट है। तीनों इक्वेशन सेम दे रही है, तो ये फिर भी पॉसिबल है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं, इसीलिए ठीक है ना, 1 इज राइट आंसर। ठीक है ना भाई, कौन सा? इसका सम का 1 आना सही आंसर है, ठीक है। ये एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। पिछला मेंस 2020 का क्वेश्चन था, ठीक है। ताकि मैं बस आपको सिर्फ मिलाता चलूंगी, देखो भाई हम लोग इसके अंदर अच्छे से जाकर के मेहनत कर रहे हैं, हर चीज में अपनी तरह से बराबर चल रहे हैं ना, तो यहां तो हमने कोई इश्यू करा ही नहीं, सारी की सारी चीजें बराबर चल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं ना। यहां तक की बात हो गई। तो देखो मैं वही तो कह रहा था, हमसे बेहतर इसको फास्ट कौन खेल सकता है, मतलब खतरनाक रूप से, और ऑब्वियस सी बात है हम इसके अंदर यही सबसे बढ़िया कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला इसी के अंदर लास्ट टाइटल की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। इस वाले केस में ना, दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल, ठीक है। देखिए ऐसा है कि अगर किसी ने x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू में 3 लिखा और किसी ने x माइनस 2y प्लस में z इजिकल टू 0 लिखा, तो ये इधर की तरफ किसी कांस्टेंट का आना, अगर इधर की तरफ कोई कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट आ जाता है अदर देन 0, और इधर की तरफ अगर 0 आता है, जिसमें 0 आता है दैट इज नोन एज होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। दिस इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, याद रख लेना, ठीक है। तो हमारे पास में होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस करके 2 डिपार्टमेंट है, तो हमारा अगला डिपार्टमेंट डिटरमिनेंट के अंदर जो चलता है ना, ठीक है, उसकी बात की है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई हुई? ओके, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास में होमोजीनियस जो है वो फिर काम का है, रेडी। देखिए होमोजीनियस के अंदर जैसे किसी ने लिखा ना 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस 3y इक्वल टू 0, तो दैट इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है ना। वैसे ही अगर कल को किसी ने a1x प्लस में b1y प्लस में c1z इक्वल टू 0 लिख दिया, a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इक्वल टू 0 लिख दिया, वैसे ही किसी ने a3x प्लस में b3y प्लस में c3z इक्वल टू 0 लिख दिया, तो अगर ये तीनों की तीनों साइड 0 आ रही है ना, तो तुरंत समझ जाना कि यार ये तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ 3 वेरिएबल है, ठीक है। अब आप एक बात सोचो, देखो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ 3 वेरिएबल की सबसे बढ़िया बात क्या होने वाली है? सबसे बढ़िया बात ये होने वाली है कि इधर की तरफ तीनों का 0 आना, है ना, 3 चीजों को खत्म कर गया, ठीक है। आपको पता है D1 क्या हुआ करता था? D1 में क्या होता था? D1 में आप यहां लिखते थे D1 D2 D3, और यहां पे फिर B1 C1 B2 C2 B3 C3 यही तो भरते थे, लेकिन यहां तो क्या हो गया, यहां अच्छी बात ये होगी कि तीनों 0 हो गए। अगर ये तीनों ही 0 हो जाएंगे तो आपको पूरा कॉलम ही 0 हो जाएगा ना, फिर B1 C1 B2 C2 B3 C3 यही तो चलेगा भाई, सही है। और जैसे ही आपके साथ ये होगा, आपको पता है तीनों का 0 आना आपको आंसर में 0 दे देगा ना, तो कोई D1 ही 0 हो गया ना, तो अगर D1 0 हुआ तो अगले वाले में D2 में बीच में आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि होमोजीनियस में, होमोजीनियस के अंदर क्या खास बात है, होमोजीनियस इक्वेशन में D1 D2 D3 परमानेंटली 0 हो गए भाई,
अगर D1 D2 D3 परमानेंटली जीरो हो गए तो हमारे जो चार केस बने थे, आपको याद है हमारी कहानी कैसे चल रही थी? हमारी कहानी सिर्फ दो पत्तों पे खेली थी हमने, या तो D0 होगा या D0 नहीं होगा, और D0 में भी फिर दो पत्ते खेलते थे, या तो D1 D2 D3 सारे जीरो होंगे या कोई एक बागी होगा, यही खेलते थे। अब वो सारे जीरो वाला केस तो परमानेंट हो गया, मैंने अब दूसरा कोई केस नहीं हुआ कि कोई एक जीरो ना हो। मैंने अब की बार सिर्फ अगर देखा जाए तो दो पत्ते होंगे, दो पत्तों का भी हर पत्ते का एक केस होगा। माने कैसे होगा, देखो जरा सीन को समझना। हमारा सीन ऐसे था कि जब हम लेते थे ना कि कैसे d इंटू एक्स बराबर में d1, ठीक है ना, फिर लिखते थे d इंटू वाई बराबर d2, फिर लिखते थे d इंटू जेड बराबर d3। अब पक्का हो गया कि d इंटू एक्स बराबर 0, d इंटू वाई बराबर 0, d इंटू जेड बराबर 0, तीनों जीरो पड़ गए। अगर ये तीनों ही जीरो पड़ गए तो दो बातों की संभावना है। क्या दो बातों की संभावना है? या तो d जीरो होगा या d जीरो नहीं होगा, और क्या कर सकते हैं? बाकी इधर वाली साइड तो तीनों के जीरो पड़ गई। अब दो ही तो बातें होंगी, या तो d जीरो होगा या d जीरो नहीं होगा। अगर मान लो d जीरो हो गया तो क्या होगा जरा सोचो। अगर d जीरो हो गया तो आपको पता है फिर ये 0 इंटू एक्स बराबर 0, 0 इंटू वाई बराबर 0, 0 इंटू जेड बराबर 0 दिखेगा। फिर क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आना पक्का हो गया। इसका मतलब यहां तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन श्योर हो गए। अच्छा, साथ में इधर दिमाग लगाइए कि अगर d जीरो नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर d जीरो नहीं हुआ तो ये नीचे जाने के काबिल है, याद है ना। फिर हम लिखेंगे x बराबर 0 बाई d1, y बराबर में कितना 0 बाई d2, ठीक है ना, z बराबर में 0 बाई d3, क्योंकि ये तो जीरो नहीं है ना, d3 बोल रहा हूं, ठीक है, 0 बाई d, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, y बराबर में 0 बाई d, z बराबर में भी 0 बाई d, याद है ना। d जीरो नहीं है, d जीरो नहीं तो नीचे जा सकता है ना, तो एक्स वाई जेड के नाम पे क्या आंसर आ जाएगा, x बराबर y बराबर z बराबर 0, माने हमारे सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 0 0 0, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन आ गया। लेकिन कौन सा वाला यूनिक? ट्रिवियल वाला, याद आ रहा है आपको? हाँ, जब तीनों के तीनों आंसर एक्स वाई जेड तीनों के आंसर क्या आ रहे हैं 0 0 0, तो इधर ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। तो इसका मतलब अभी इसमें एक बच्चे के दिमाग सर ये तो गड़बड़ नहीं हो गया क्या? मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गया सर? इसका मतलब ये कि इसका हर हालत में आंसर ही आएगा। यहां तो सर यूनिक सॉल्यूशन आ जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। इसका मतलब ऐसा कभी होगा ही नहीं कि इसका आंसर ही ना आए। क्या ये बात समझ में आई है ना? ऐसा कभी होगा ही नहीं ऋषि। अगर भाई हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बातें करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सोचो जरा, मैं इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, तुम मेरे से कह रहे हो मॉर्निंग की क्लास कर लें, ठीक है। जरा सोच के देखो कि या तो दो ही सॉल्यूशन आएंगे, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे या फिर यूनिक सॉल्यूशन, इसके सिवा सॉल्यूशन ही नहीं आएंगे। हाँ, अब कितना इंटरेस्टिंग हो गया। फिर तो सर इसका हर हालत में आंसर आएगा। अगर इसका हर हालत में आंसर आएगा तो सर ये तो कंसिस्टेंट हो गया, माने सिस्टम ही कंसिस्टेंट हो गया। इनकंसिस्टेंट होगा ही नहीं, इसमें नो सॉल्यूशन नाम की चीज ही नहीं है। हाँ, इसमें नो सॉल्यूशन नाम की चीज ही नहीं है, सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। इसमें सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन नाम की चीज ही नहीं है। या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसमें भी फिर लोगों ने कहा यार इसको ट्रिवियल दे दिया है, तो इनफाइनाइट वाली में फिर 0 0 0 मत लेना सर आप। तो इसका मतलब ये कि हम इसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना, इसको नॉन ट्रिवियल बोलते हैं। और मैं आपको बताता हूं, इस पर जब भी होमोजीनियस सिस्टम होता है इस पर 95% क्वेश्चन इसी भी बन जाते हैं। तो 95% क्वेश्चन में d इक्वल टू 0 काम कर जाता है। 95% क्वेश्चंस d इक्वल टू 0 पे काम करते हैं। अब केवल d1 d2 d3 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो परमानेंट 0 हो गए। तो होमोजीनियस वाला फेवरेट होता है हर एग्जामिनर का। उसको कुछ नहीं, उसको पता करना है क्या कि सिर्फ इतना से लिखना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या अदर देन 0 0 0 वाले सॉल्यूशंस, बस उसके बाद में क्या, फिर तो क्वेश्चन में d इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग था। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या आने वाला है? क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, ठीक है। दूसरा एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड बराबर 0 हो। अगला एक्स प्लस वाई प्लस सी जेड बराबर 0 हो, ठीक है। और एक्स वाई जेड नॉट ऑल 0, सारे 0 नहीं है। देन 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। याद रखना है ये क्वेश्चन, आपके दिमाग में भर लेना, इस क्वेश्चन को याद रखना है। यही सेम क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तब इसका दूसरा तरीका होता है पूछने का,
ठीक है, हाँ भाई, अब क्या हो जाएगा? तो अब क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, जरा समझ के चलना, ठीक है। कार्तिक तुम तो बराबर ज्वाइन करे रखो ना, ये बैकलॉग वगैरह को लेकर ज्यादा परेशान वरेशान मत हुआ करो। अब जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट है, उसको थोड़ा आपको जरूरत से ज्यादा फोर्स करना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एक ऐसा चैप्टर है ना जिसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, पढ़ाई में ज्यादा दिमाग नहीं, लगे रहने का। छूट जाता है कोई चीज, छूट गई, भाग करके छोटा मोटा है तो कवर कर लिया। यूट्यूब में इतना ज्यादा मटेरियल भरा पड़ा है कि आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प में बताने वाले बहुत लोग हैं, तो आप उसी चीज को जिसे हम 1-1 घंटे में बता रहे हैं ना, उसको आपने जाकर के कहीं पढ़ लिया और आपको पता चला कि अरे ये तो यार 10 मिनट में हो गया, काम तो निकल ही जाएगा, तो काम निकाल लो, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या करना है? क्वेश्चन में दिख रहा है ये और ये तीनों कैसे नॉट ऑल जीरो। देखो देखो देखो, ये क्या लाइन बोल दी, नॉट ऑल जीरो, माने एक्स वाई जेड सारे जीरो नहीं है। होमोजीनियस सिस्टम है, एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो, या तो 0 0, याद है ना, अभी मैंने सिखा था उस साइड पे या इस साइड पे 2 ही केस थे। इस वाले के अंदर एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यू 0 0 0 आई थी, याद है ना। और इधर वाले में मैंने कहा था कि फिर अगर हम इसको ट्रिवियल दे देते हैं, इसको नॉन ट्रिवियल देंगे। नॉन ट्रिवियल का मतलब सारे जीरो नहीं है, तो इसका मतलब जब ये लिखता है तो तुरंत समझ जाना कि ये नॉन ट्रिवियल है। ये समझ में आया आपको? ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, और नॉन ट्रिवियल की बात कर रहा है तो इसका मतलब डी बराबर 0 होगा, और डी बराबर 0 होगा तो पक्की बात है अल्फा 1 1 1। ये अल्फा नहीं होगा, ये ए होगा, ए है ना, ओके। ये ए है, ए 1 1 1 बी 1 1 1 सी इक्वल टू 0। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं आपको इसको डायरेक्ट ओपन करने को नहीं कहूंगा, मैं आपको कहूंगा 2 चीजें याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन याद रखना है। तो पहला है T1 है ना, पहला है कि मैं आपको कहूंगा जो फर्स्ट कॉलम है उसमें से थर्ड कॉलम घटा दो। वैसे ही C2 में भी थर्ड कॉलम घटा दो। घटाने से क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा a-1, यहां हो जाएगा 0 और यहां हो जाएगा 1 - c। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0 b-1 1 - c, इधर 1 1 c इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसे नॉर्मल खोल दो, नॉर्मल खोलना है, ठीक है, कैसे भी जैसे भी आपकी मर्जी है वैसे खोल दो, ठीक है। अब क्या खुलेगा देखो जरा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, a-1 b-1 इंटू c, ठीक है, प्लस फिर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 माइनस, अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाओ, है ना, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1 - c b-1 ऐसा प्लस, ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाओ, इधर की तरफ क्या है a-1 इंटू 1 - c, है ना, अच्छा प्लस, एंड इधर का तो 0 हो ही गया, लो, तो एक काम खत्म हुआ, है ना। अब इसे थोड़ा चाहो तो जमा के लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे अब इसे जमा के लिखोगे ना तो आपको क्या दिख जाएगा, a-1। अच्छा देखो अब यहां पे भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड 1 - a 1 - b 1 - c की है, तो मैं इस लाइन में इसे 1 - a 1 - b इंटू c लिखूंगा। आप समझदार हो, समझ जाओगे, है ना। माइनस इन दोनों के अंदर, ये इसको मैं लिख रहा हूं प्लस, आप समझ जाना, ये लिखा हुआ है 1 - b 1 - c, समझ जाना, माइनस कहां गया होगा सोचने में आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन में भी प्लस, सही है, और मुझे दिख रहा है 1 - a 1 - c इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहां का स्टेप नंबर 1 1 - a 1 - b 1 - c की गुणा से भाग लगा रहा हूं। जैसे ही मैं तीनों का भाग इसमें लगाऊंगा, आप में से हर बच्चे को c/1 - c दिख जाएगा, प्लस जैसे ही मैं इसमें इसका भाग लगाऊंगा मुझे 1/1 - a दिख जाएगा। जैसे मैं इसका भाग इसमें लगाऊंगा 1/1 - b आपको भी दिख जाएगा। अब ये आंसर बहुत क्लोज आते आते रह गया, बहुत ही करीब से निकल गया, तो लफड़ा क्या हुआ, ये सर 1 नहीं आया बस, वरना आंसर 0 था सर। हाँ, तो यहां पे इसी स्टेप में थोड़ा सा चमत्कार करना है आपको। ये जो c दिख रहा है ना, ये जो c, इसे आप 1 - c लिखिए। ये जो c दिख रहा था ना, इसको आपने 1 - c लिखा, इसको c को, और नीचे जो 1 - c इससे पढ़ा रहने दो, ये 1/1 - a प्लस 1/1 - b आने दो। अब आप क्या करो, इस 1 में 1 - c का भाग लगाओ, तो कितना हो जाएगा 1/1 - c। जिस दिन आप इस ब्रैकेट में इसका भाग लगाओगे -1 आएगा, उस -1 को राइट हैंड साइड पे +1 करवा दो और बाकी बच्चों को ऐड कर लो।
1/1 - a प्लस 1/1 - b, और इस साइड आकर के ये 1 बना गया। अगर ये इस साइड आके 1 बना गया तो इसका मतलब इस पूरे का आंसर कितना आ गया? 1। इसका मतलब इसका आंसर इज 1। ठीक, मैनी टाइम्स इट हैज ऑलरेडी कम। ठीक है, काम की चीज है। अब ऋषि पूछो, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? जल्दी पूछ लेना जी। ठीक है। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन क्लिक कर गया होगा आपको कि कैसे करना है। याद रखना है, याद। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, याद रखना। कैसे याद रखना है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 3 स्टेप याद रखना। यही चीज स्ट्रेट लाइन के अंदर पूछी जाती है, व्हेन ऑल 3 लाइंस आर कॉन्करेंट। अच्छा भाई, मैंने ये कहा था कि हमारे पास दो ही तरह के सॉल्यूशन है। अगर 0 0 0 वाला सॉल्यूशन जो है वो ट्रिवियल है, तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन होगा, वो सेकंड वाला टाइटल जो होगा, विनय आई मिस द क्लास। अरे क्या बेटा, तू भी भागा कर भागा। ये छूटा छठी चलती रहती है। लोग बीमार पड़ते हैं, 15-15 दिन की छुट्टियां ले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, फिर तेज चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में देखा है लैम्डा एक्स प्लस में कॉस थीटा इंटू वाई प्लस में कॉस थीटा इंटू जेड बराबर 0, एक्स प्लस में कॉस थीटा इंटू वाई प्लस में साइन थीटा इंटू जेड बराबर 0। ठीक है, यहां दे रखा है माइनस एक्स प्लस साइन थीटा इंटू वाई माइनस कॉस थीटा इंटू जेड बराबर 0। ठीक है, ऐसा दिया है। इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बोल रहे हैं फाइंड लैम्डा इन टर्म्स ऑफ थीटा। नेक्स्ट बोलता है फाइंड रेंज ऑफ लैम्डा एंड थीटा बिलोंग्स टू आर। ठीक है भाई, चलो हार्ड कॉपी के लिए आने वाली हार्ड कॉपी हमारे पास में, फिर उसके बाद अब तक डिस्ट्रीब्यूट होते 5 से 7 दिन मान के चल सकते हैं। आईआईटी के क्वेश्चन वर्सेस बोर्ड क्वेश्चन। बोर्ड के क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, लास्ट ईयर मैंने करे थे, मेरे को अच्छे लगे। अब देखो क्वेश्चन में आपके सामने 3 इक्वेशंस हैं, तीनों होमोजीनियस हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। होमोजीनियस में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मैंने कहा ना 90% माने d = 0। अब d क्या है? d पे आ जाओ, लैम्डा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा साइन थीटा -1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 कर दो बस। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लैम्डा। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। डन है ना? अच्छा, फिर माइनस, अब आ जाते हैं इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ऐसा। अब अगर ऐसा है तो जरा ध्यान से समझना। कैसे समझना इसको? ये दोनों तो सर कट ही जाएंगे ना। हाँ, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, ये माइनस का लैम्डा अगर आप देखोगे तो ये लैम्डा के पास में बच जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहां से माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है। अच्छा, और प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है, क्लासिक, इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। और अगर लैम्डा इक्वल टू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया तो उसने यही तो कहा था कि लैम्डा को थीटा के टर्म्स में बताओ। लो, आ गया पहला आंसर तो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में उसने ये पूछा है, सेकंड क्वेश्चन पूछता है रेंज। तो अपने को पता है ना कि कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होती है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज नीचे से नीचे 0, टॉप से टॉप 2, इसलिए लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा भी 0 से 2। लो, ये क्वेश्चन डन। इतनी सी देर का क्वेश्चन है, इतनी सी देर का क्वेश्चन है। आप सोचो 1 2 3 4 5 6 लाइन के अंदर खत्म।
दिखने में कितना भयानक, दिखने में इतना भयानक, होने में इतना आसान। अब आप समझ सकते होंगे। हाँ अच्छा, मैं मल्टीप्लीकेशन कैसे कर रहा हूं? हाँ लोकेश, मैं बता देता हूं आपको। देखो ये लास्ट चांस है ना, मैं इस मेथड से करता हूं मल्टीप्लीकेशन, है ना, दोगला मेथड। इसमें कैसे करते हैं ना, ये बहुत मतलब फर्स्ट 2-3 में थोड़ा अजीब लगेगा, फिर तो ये चुटके में होगा आपके सामने। देखो ना मैं कितना फटाफट मल्टीप्लीकेशन करता हूं, ठीक है ना। जैसे किसी ने दे दिया ABCDEFGHI, मान लो ऐसे दे दिया, है ना। आपके सामने देखो ना मैं कितने क्वेश्चंस कर चुका हूं, सारे दोगला से कर रहा हूं। मैंने पूरा चैप्टर नाप दिया सारे के सारे, और मैं ही नहीं करता, मेरे साथ कई बच्चे करते हैं पैरेलली और आंसर बताते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज इसे थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ये अगर मिस हो जाता है ना तो फिर हम बीच बीच में तो बताते नहीं है, तो हो जाता है कई बार कि स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि सर इतना फास्ट कैसे खेल रहे हैं। इसका कारण कि कोई स्टूडेंट और हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप भी कर लेना, ठीक है। अच्छा इसमें क्या करते हैं, देखो इसी को 2 बार लिख लो मन में, है ना। मतलब हम तो सीख चुके हैं, इसलिए आप इसे शुरू शुरू में 2 बार लिख लिया करना। हर डिटरमिनेंट को 2 बार लिख लो, बस ऐसे लिख लिया, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन AEI प्लस, फिर इसके बाजू में 2 जो हैं उनका इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो है ना BFG प्लस, फिर इसके बाजू वाले इन 2 का इससे मल्टीप्लाई, दैट इज, ठीक है, GDHC माइनस, ठीक है। ध्यान से समझना भाई, क्या करते हैं ये, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन से और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे। तो मैं इसे बोलता हूं प्रिंसिपल डायगोनल प्लस सितारा, प्रिंसिपल डायगोनल प्लस सितारा माइनस ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन GEC प्लस, ठीक है ना, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर इन 2 का इससे कॉर्नर वाले से प्लस में AHF प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इससे, दैट इज DBI। सही है। तो अब की बार मैंने क्या किया, इसको देखो, इसको नॉर्मली सभी लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, इससे तो कोई डायगोनल तो बोले, इसको ज्योमेट्रिकल डायगोनल बोला हमने। तो ज्योमेट्रिकल डायगोनल प्लस सितारा, समझ में आया। तो प्रिंसिपल डायगोनल प्लस सितारा माइनस ज्योमेट्रिकल डायगोनल प्लस सितारा, बस ये हमारा आंसर हो जाता है। ऐसे करते हैं, है ना। अभी जी कुछ नहीं, देखो अगर आपका मैट्रिक्स से पहले का बैकलॉग है, मतलब आपका, आप ये कह रहे हो LCD का बैकलॉग है, तो अभी ज्यादा ध्यान मत दो, अभी तो आप आगे चलो, ठीक है। लिमिट का जरूर खत्म कर लेना, लिमिट बहुत काम की चीज है। अच्छा रेंज कैसे लिखा, देखो cos स्क्वायर थीटा की रेंज होती है 0 से 1 तक, cos थीटा की -1 से 1, स्क्वायर होने पे नीचे से नीचे 0 देगा, तो cos स्क्वायर थीटा की रेंज 0 से 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा की रेंज 0 से 2, ऐसे बहुत सिंपल है, ठीक है, ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा देखो अब मैं क्या, पिछले क्वेश्चन में ही मेरे को अगला क्वेश्चन था मेरा, ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है ना, इसी में सेकंड क्वेश्चन इसी का कहता है क्वेश्चन के अंदर कि लैम्डा इक्वल टू 1 हो, थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, ठीक है, देन सॉल्व सिस्टम, सॉल्व सिस्टम। अब और कितना सॉल्व करवाएगा ये बंदा। अच्छा देखो ऐसा चाहता होगा शायद ये कि लैम्डा अगर 1 है ना, तो समझो लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा आया था, तो इसका मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया, है ना। फिर cos थीटा इक्वल टू 1/√2 और -1/√2 हो गया, राइट है ना। लेकिन थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, तो नेगेटिव नहीं चलेगा, तो मतलब तुम्हारा cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 हो गया, राइट है। अच्छा अब जरा क्वेश्चन को, सिस्टम को दोबारा लिखो। आपका सिस्टम हो गया लैम्डा एक्स प्लस cos थीटा की जगह 1/√2, तो आप यहां लिखोगे y/√2, सही है, प्लस sin थीटा की जगह 1/√2, तो यहां पे भी 0 हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हो गया x प्लस y/√2, ठीक है, प्लस 45 डिग्री चल रहा है ना, इसलिए z/√2, सही है। अगला -x प्लस y/√2 प्लस प्लस माइनस z/√2 इक्वल में कितना 0। अब अपना पास में तीनों का सिस्टम आ गया, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, अब क्वेश्चन में सॉल्व करवाना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे सर, हाँ देखो हमारे पास में अगर देखा जाए तो cos थीटा की वैल्यू तो आ गई, सॉल्व कैसे करेंगे यार, इसके तो इनफिनिट सॉल्यूशन आने ही वाले हैं, इसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता, सही बात है ना।
अच्छा 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 अच्छा, मैं शायद एक चीज गड़बड़ कर गया हूं। ठीक है, एक चीज यहां गड़बड़ करिए, देखो दिख रहा होगा आपको भी। वैसे तो ये देखो, ये क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो मुझे लैम्डा लिखना ही नीचे। एक बार जो इसमें ही लैम्डा पे पहला क्वेश्चन दिया, उसे नॉर्मल मेथड डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं आ रहा परिम। सेम मेथड सेम आंसर आएगा, डिफरेंट आ ही नहीं सकता। ऐसा आपसे कुछ ना कुछ छोटा मोटा गलती हो गया होगा, है ना। तो आप जैसे चेक करेंगे तो दिख जाएगा ना, तो वो आपके लिए कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल अपन चल रहे हैं आगे, है ना। तो हमारे पास में ये 3 इक्वेशन आ गए। अच्छा, अभी क्या करना है हमको, तो बस इतना सा समझ के चलना था कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल का मतलब हमारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाला है। ठीक है, अब मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखना आना चाहिए। आप में से कई लोग ध्यान से देखिए कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, तो आप इन्हें दो मत मानिए। हाँ, ये और ये डिफरेंट है, और आपको इन दोनों को ही हल करना आना चाहिए। इन दोनों को हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो पहली बात तो इसे मानो ही मत। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे, कट जाएगा, जोड़ते ही कट जाएगा। y/√2 प्लस y/√2 माने √2y बराबर 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? 0 आ गई। y की वैल्यू 0 आ गई ना, तो आपके आंसर में आपको लिखना होता है x y z के फाइनल आंसर। तो आपको एक बात पक्की होगी कि y का जो वैल्यू है वो तो 0 है पक्का। तो y की जगह 0 रखते ही आपका x का वैल्यू जो होगा, x का वैल्यू जो होगा वो -z/√2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया? माइनस का z/√2 हो गया, और z का वैल्यू z ही होगा। तो अगर किसी भी बच्चे ने z की जगह पर t मान लिया, ठीक है, तो x की वैल्यू जो होगी वो माइनस का z/√2 हो जाएगी। फिर आप t बिलोंग्स टू r करके छोड़ दो। जिस दिन किसी ने t की जगह 0 लिया तो आंसर 0 0 0 हो जाएगा। जैसे t की जगह किसी ने 1 लिया तो 1 0 -1/√2 एक आंसर हो जाएगा। जिस दिन किसी ने √2 लिया उस दिन -1 0 और √2 आंसर हो जाएगा। टी की वो वैल्यू डालता रहेगा, इससे इनफाइनाइट आंसर आते रहेंगे और हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिंदाबाद बोलता रहेगा। ऐसे, ठीक है ना। तो ये है सब क्वेश्चन, है ना। अब ये आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन सिखा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन को समझना। फाइंड वैल्यू ऑफ P and Q such that system has first unique solution, second infinite solution, ठीक है, थर्ड, ठीक है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर 2x प्लस py प्लस में 6z इजिकल टू 8, x प्लस 2y प्लस में qz इजिकल टू 5, और यहां दे रखा है x प्लस y प्लस में 3z इजिकल टू 4। हाँ भाई, हाँ तो 0 0 हटा देंगे ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, है ना। बहुत सिंपल है, देखो जरा क्वेश्चन को देखना। फाइंड वैल्यू ऑफ P एंड Q, अगर ये तीनों आंसर मांग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे को पता होना चाहिए, यहां पे 8 लिख दिया, यहां 5 लिख दिया, यहां 4 लिख दिया, ये अपने आप में नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। पहली चीज, अगर ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है तो इसमें डी भी निकालना पड़ेगा। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2p 6, यहां पे 1 2q, यहां पर 1 1 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, आइए। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 12 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन PQ, ठीक है, प्लस इन तीनों PQ, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 6 माइनस, है ना, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन फिर से 12 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 2Q प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 3P बराबर 0। सही है। अच्छा, अब देखिए 12 से 12 कट गया, हमारे पास आ गया है PQ माइनस 2Q प्लस 6 माइनस 3P बराबर 0। इन दोनों में सुंदर कॉमन आ रहा है Q, अंदर बच रहा है P माइनस 2, प्लस में इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है 2 माइनस P बराबर 0।
p-2 फिर से कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर q-3 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अच्छा मैं 0 भी क्यों ले रहा हूं, मेरे को तो 0 भी लेने की क्या ही जरूरत है। ठीक है, मुझे तो d की वैल्यू निकालनी है, वाई एम पुटिंग d इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास में d की वैल्यू ये आ गई है ना। अच्छा अब क्या करना है, d आ गया ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसा कैसा आप d1 d2 d3 निकालिएगा। ठीक है, ऐसे कैसा आप d1 d2 d3 निकालिएगा। तो जब आप d1 निकालेंगे ना, जब आप d1 निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा p-2 इंटू में 4q - 15। ऐसे आप d2 निकालेंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, और d3 निकालेंगे ना तो उसका आंसर सिर्फ p-2 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना आपके पास में 3 बार, सर अब की बार ऐसा से थोड़ा सा लेट हो गया मल्टीप्लिकेशन करने में। ओ ये बात, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, अच्छा अब सुनो 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 सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपके सामने 3 शॉर्टकट काम कर दिए, d1 d2 d3 मैंने खुद ही सॉल्यूशन सीधे सीधे चिपका दिया, क्योंकि मेरा टारगेट इनको सॉल्व करना नहीं है, मेरा टारगेट है हम सीधा अटैक करें। पहला, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपके दिमाग में आना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन कब था। यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, दिमाग के अंदर भरेंगे। देखो अब अपने पास में जैसे नॉन होमोजीनियस हुए थे ना, तो नॉन होमोजीनियस में हमारे पास 2 केस हुए थे, एक तो d0 था, एक d≠0 था। इसके खुद के 2 आंसर थे, इधर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता था, इधर नो सॉल्यूशन आता था। फिर इधर यूनिक सॉल्यूशन में ट्रिवियल आता था, इधर नॉन ट्रिवियल आता था, ऐसा होता था। मगर मैं सिर्फ याद कर रहा हूं कि मेरे दिमाग का माइंड मैप मुझे क्या कहता है, राइट है। अच्छा और सोचता हूं, है ना, मैं इधर क्या लिखा करता था, इधर मैं लेता था d1 d2 d3 तीनों 0, इधर भी मैं लेता था d1 d2 d3 तीनों 0, इधर मैं लेता था कोई एक बागी, इधर भी लेता था कोई एक बागी, राइट। अब मेरे को यूनिक सॉल्यूशन की बात करनी है। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन तो ट्रिवियल भी होता है, नॉन ट्रिवियल भी होता है, दोनों यूनिक होते हैं। इसका मतलब डी यूनिक सॉल्यूशन के टाइम पे d=0 लेना चाहिए। हाँ, तो d=0 ले लेते हैं। जैसे मैंने d=0 लिया तो p-2 और 4q और q-3 बराबर में 0 आ गया, ≠0 आ गया। इसका मतलब p की वैल्यू भी 2 नहीं होनी चाहिए और q की वैल्यू भी 3 नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अब सोचने की बात है। अब क्वेश्चन में क्या करना है, मेरे पास में p की वैल्यू 2 आ रही है, सॉरी 2 नहीं आ रही है, q की वैल्यू 3 नहीं आ रही। मैं एक बार रीचेक कर रहा हूं कि मेरा कहीं कोई और आंसर नहीं बिगड़ जाए। ठीक है, जब मैं p को 2 लेने से रोकता हूं, ठीक है, जब मैं p को 2 लेने से रोकता हूं तो ये ≠0 हो जाएगा। जैसे मैंने इसको रोका ना कि p2 मत होना, तो ये अपने आप में कोई नॉर्मल नंबर हो जाएगा। d3 के नॉर्मल नंबर होने से मेरे को कोई इश्यू है क्या, मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि d3 के 0 होने किससे रोकेगा तो क्या हो जाएगा। अगर d3 अगर 0 नहीं हुआ तो नॉन ट्रिवियल हो जाएगा आंसर, और क्या होगा। तो इसका मतलब ये कि मेरे दिमाग में रह गया कि यार p का 2 नहीं होने से इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क तो नहीं ना पड़ता है। ठीक है, यहां पे समझना भाई, इस बात को अगर आप समझ नहीं पाए तो मेरे लिए तकलीफ होगा, क्योंकि मेरे पेजेस में पीछे के पेजेस हैं कि नहीं मैंने देखा नहीं। ठीक है, नॉन होमोजीनियस में पीछे का पेज पड़ा है क्या, यस पड़ा है। ठीक है, ये देखो आप, ये पड़ा हुआ पेज है। अगर आपको पता हो तो मैं इस जगह खड़ा हूं, यूनिक सॉल्यूशन माने इस केस में खड़ा हूं। अगर बाय द वे p2 होने से मना करता है, p2 होने से मना करता है, तो p के 2 होने से मना करने पे क्या क्या लफड़ा हो रहा था। p अगर 2 नहीं है तो d0 नहीं है, माने मैं यहां हूं। अच्छा, p अगर 2 नहीं है तो d1 0 नहीं होगा, d1 0 नहीं होगा, और d1 0 नहीं होगा तो इसमें आ जाएगा, है ना, और इसमें आ जाएगा तब भी मेरे पास में नॉन ट्रिवियल आंसर आ रहा है। नॉन ट्रिवियल यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इशू कहां आ रहा है, मेरे को कोई इशू नहीं आ रहा। और अगर भाई देखो कोई और होता तो मेरे को तो किसी इस पूरे पॉइंट में कोई इशू दिखा नहीं, तो ये तो मेरे लिए चलेगा भाई, मैं इसमें तो लेकर के बिल्कुल पूरा होपफुल हूं कि मेरे से कोई गलती नहीं हो रही। ठीक है ना, बाकी ये जो चीजें मैंने अभी आपको दिखाई ना, ऐसे देखने की जरूरत नहीं, आपको दिमाग में माइंड मैप बना होना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाओगे। ठीक है, क्योंकि खेल सारा याददाश्त का है दोस्तों। अब दूसरे पे चलते हैं। अब दूसरा केस क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे चलते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस साइड पे थे, इस साइड पे, और ये तब था जब d भी 0 हो और d1 d2 d3 तीनों 0 हो।
अच्छा, ऐसी कौन सा मुद्दा है साहब जिसमें तीनों जीरो होंगे? अगर मैं कल को पी की वैल्यू 2 ले लूं तो काम बन जाएगा मेरा। अगर मैं पी की वैल्यू 2 ले लेता हूं ना तो मेरा काम बन जाएगा। देखो कैसे, पी इज इक्वल टू 2 लेने से क्या होगा? पी इज इक्वल टू 2 लेते ही डी जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? पी इज इक्वल टू 2 लेते ही ये जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? देखो पी की जगह 2 रख के देखो, जीरो हो जाएगा। देखो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब पी इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर। तो मेरे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। एक और काम खत्म। अब तीसरे क्वेश्चन में पधारो। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? नो सॉल्यूशन कब आएगा? पहले सोच रहे हैं तो नो सॉल्यूशन कहां होता है? इधर होता है। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब डी तो जीरो हो और D1, D2, D3 में कोई एक बागी हो। ठीक है, इन तीनों में कोई एक बागी हो जाए, कोई एक ने मना कर दिया मैं जीरो नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कि डी जीरो हो जाए ये बच जाए? अच्छा, अगर कल को क्यू 3 हो जाए, अगर कल को क्यू की वैल्यू 3 हो जाएगी तो क्यू के 3 होने से क्या होगा? क्यू के 3 होते ही डी तो जीरो हो गया, लेकिन क्यू के 3 होने से जीरो नहीं होगा, क्योंकि क्यू के 3 होने से इसके क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, साथ में इसके भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब क्यू के जीरो होने से तीनों जीरो होना नहीं होगा, आराम से कोई एक भी नॉन जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू 3 इज द राइट सॉल्यूशन। ठीक, ऐसा सोचना है। अब देखा अपने आंसर क्या है, मैं अपने आंसर बोलता हूं, आंसर सुनना, आंसर सुनना। मैं अपने आंसर बोल रहा हूं, हर किसी के आंसर में डिफरेंस आता है। पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर है, पहले का आंसर लिख रहा हूं, ठीक है? आंसर सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले का आंसर है P बिलोंग्स टू R-2। दूसरे का आंसर है Q बिलोंग्स टू R-3। तो ये तो हमारा सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास में P इज इक्वल टू 2 एंड Q बिलोंग्स टू R। हाँ, हमने भी यही सोचा है, P को 2 ले लो और Q के बारे में कुछ नहीं बोला मैंने, Q को ध्यान ही मत दो, Q कुछ भी चलेगा। लास्ट आंसर है Q इज इक्वल टू 3 बट P इज नॉट इक्वल टू 2। ऑब्वियस सी बात है, हमने ये दूसरी लाइन सही नहीं बोली, हम P को 2 बोलने से रोकने से बोलना भूल गए थे। अगर कल को P 2 हो जाए, Q के 3 होने से तो सही है, बहुत अच्छी बात सोच रहे हो, लेकिन अगर कल को P 2 हो जाए तो ये 3 भी जीरो पड़ जाएंगे और हम फंस जाएंगे। ये है डिफरेंस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे हम बहुत क्लोज बॉलिंग कर रहे थे, बस ये लास्ट वाली के अंदर थोड़ा बेटर कर सकते थे। ये भी इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस को समझ के चलना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछेगा, मतलब बहुत पूछेगा। अच्छा, अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। साहब, अगला बहुत ज्यादा बच्चों का वेट करा हुआ एक ऐसा पॉइंट जिसमें मेरे पे बहुत ज्यादा मेरे पास मैसेज है, ठीक है? दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सही है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। राइट है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। बहुत जनों ने पूछा मेरे से, अब ये नहीं ये नहीं हुआ। अब ये क्या क्वेश्चन है? देखो आप, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात लिखता हूं मैं, राइट है? सोचना, ठीक है? मैं आपके सामने एक बात लिख रहा हूं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, है ना, A31, A32, A33, बिना कोई ऐसा बहुत हार्ड सेलिंग करे हुए कि भाई सब बहुत बड़ी बात करा रहा हूं, एकदम चिल्लर, नहीं हुआ बेटा, नहीं हुआ, ठीक है ना? अब ये A है, आपके सामने एडजॉइंट ऑफ A लिखता हूं, सुनना। एडजॉइंट ऑफ ए, याद है ना एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बनता है? एडजॉइंट ऑफ ए बनता है कोफैक्टर के ट्रांसपोज से, याद है? तो इसका ट्रांसपोज C11, C12, C13 यूं कॉपी करना है, C21, C22, C23, ठीक है ना? C31, C32, C33, ऐसा लिखा। अब मैं आपके सामने A इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए लिख रहा हूं, मैं दोनों की गुणा कर रहा हूं, ठीक है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 मल्टीप्लाइड बाई C11, C12, C13, C21, C22, C23, ठीक है ना? C31, C32, C33। मजा आने वाला है, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? न्यू चैप्टर में टाइम लगेगा बेटा इसमें, क्योंकि बहुत क्लासिक, आप जिस जगह खड़े हो ना, ये उस पूरे चैप्टर में जितने क्वेश्चन आएंगे ना, उतना ये अकेला पॉइंट दे देगा। उस चैप्टर को जो भी नया चैप्टर लेने वाला, उसमें कम से कम 8 से 9 दिन मान के चलो, 9 दिन का चैप्टर होगा,
वो 9 दिन में हम जितना परिश्रम करके लास्ट में जो रिजल्ट निकालेंगे ना, वो अगले 45 मिनट में ये अकेला दे दे। उतने क्वेश्चन ये अकेला फोड़ता है ये बंदा। तो अब यहां से समझो यार, बिजनेसमैन की तरह सोचो यार, ये फायदे की चीज है। ऐसा नहीं वो टफ है तो यार उधर, हाँ इमोशनल नहीं होने का, इमोशनल उसको अपन उससे ज्यादा बुरे फोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन पहले यहां पे बात करते हैं, समझदार हो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, डेल्टा दे देगा। सोचो सोचो, शायद आपको कोफैक्टर का रो इंटू उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का सम डेल्टा देता है, याद आया। किसी भी लाइन और उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लीकेशन का सम डेल्टा देता है, फिर उसी रो की किसी और के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लीकेशन 0 देता है, ऐसा सुना होगा आपने। इसी तरह से इसकी इससे मल्टीप्लाई, रो फर्स्ट कॉलम थर्ड, मल्टीप्लीकेशन 0 दे डालेगा। याद करो, याद। सेम वे सेकेंड की फर्स्ट से मल्टीप्लीकेशन 0, सेकेंड की खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लीकेशन डेल्टा, और अगला 0, फिर 0 और 0 और डेल्टा। क्या आपको लगता है कि आपके पास में जो भी वैल्यू आएगी, अब यहां पे भी एक और चीज करते हैं ना बड़े ध्यान से, ये अपने पास आ चुका है, ये अपने पास आ चुका है, ठीक है। यहां तक की बात तो मेरे को नहीं लगता कि आप में से किसी को भी तकलीफ दे होगी, यहां तक की बात तो समझ में आती होगी ना भाई, है ना। अच्छा, अब डेल्टा को आप डेल्टा बोलो, आप डेल्टा बोलते हो, वेरी गुड है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। जिसे आप डेल्टा बोले हो, ठीक है, उसे मैं डेल्टा की जगह आप सोचना, डेल्टा की जगह डिटरमिनेंट ए बोल लेता हूं, एक ही तो बात है। इसकी जगह डिटरमिनेंट ए बोल देता हूं, चलेगा। अरे डिटरमिनेंट ए, अरे डेल्टा का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू तो होता है, तो मैं इसे डिटरमिनेंट ए बोल रहा हूं भाई। तो इट इज ए कांस्टेंट, फाइनली डिटरमिनेंट ए का क्यूब बाहर आ गया। सोचो, क्यूब बाहर आएगा या सिर्फ डिटरमिनेंट ए, ठीक है। सोचो, हाँ, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में सब में से कॉमन आता है ना, तब पूरे में से कॉमन मानते हैं, इसलिए क्यूब गलती से मत लिख देना, सिर्फ डिटरमिनेंट ए बाहर आएगा। और जो बचेंगे भाइयों, वो क्या बचेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या आ गया, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। इससे हमारे को क्या मिला, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में ये मिला। और ये बहुत काम की चीज है, ठीक है ना, ये बहुत काम की चीज है, समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल सबसे पहली चीज तो नैतिक ये है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में किसी को अलग ही लेवल की सनक चढ़ी कि चलो सर आपने कह दिया तो हम मान लेते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू में डिटरमिनेंट ए आई होता है। सेकंड, अब क्या करना चाहते हो? हमने कहा कुछ नहीं, हमारे मन में तो हम इसको दोनों को डिटरमिनेंट पहना दे। चल भाई पहना दो भाई सर। तो डिटरमिनेंट के अंदर डिटरमिनेंट a इंटू आई आ गया। ओके, आपको पता होना चाहिए ये दोनों अपने अपने घरों में चले गए। क्या याद है? डिटरमिनेंट दोनों को अलग अलग ले जाएगी। तब तक ये कमाल की बात हुई, ये एक कांस्टेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए डिटरमिनेंट में कभी कांस्टेंट इंटू ए लिखा हो तो कांस्टेंट जब भी बाहर आता है तो k की पावर n बन के बाहर आता है, सही है। तो वैसा ही इधर भी हुआ, तो डिटरमिनेंट a की होल पावर n बाहर आई और डिटरमिनेंट में कौन रह गया? i। डिटरमिनेंट i की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तब तक डिटरमिनेंट a की पावर n-1 को काट चुका था और डिटरमिनेंट a की पावर n-1 छोड़ चुका था। तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट वैल्यू डिटरमिनेंट a की पावर n-1 और इसकी वैल्यू 1 हो गई थी, ठीक है। तो इसका सिर्फ इतना सा आंसर रह गया और यहां से हमारे पास एक और डब्बा आ गया, ठीक है। तो हमारा सेकंड पॉइंट और आ गया, ठीक है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। थर्ड पॉइंट वाला, मैं देख ज्यादा परेशान मत हो बेटा, तू बिल्कुल भी ऐसा मत सोच, इतना क्यों सोच रहा है तू? तो बस सिर्फ काम करे रख, सही होगा, अपने आप गाड़ी निकल जाएगी बेटा तेरी। परेशान क्यों हो रहा है तो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर किसी ने एक और काम किया, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, यहां तक लिख लिया। अच्छा, किसी ने
ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए को वापस कॉपी किया, डिटरमिनेंट ए इंटू आई, और एक छोटा सा काम किया। क्या छोटा सा काम किया कि उन्होंने, है ना, एक सेकेंड, उन्होंने किस कलर को पसंद करें, ठीक है, कहां जाएं, कहां, ये ले लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए। ये तो बिल्कुल ही अजीब कलर है मेरे दोस्त, और थोड़ा, ठीक है। अच्छा, क्या फायदा होगा देखना, अभी इस ए की जगह पर, ये जो ए है ना, इस ए की जगह पर, ए की जगह पर एडजॉइंट ए डाल दिया। कितना डाल दिया? एडजॉइंट ए। तो ए की जगह अगर किसी ने एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, तो यहां वाला जो ए है, इसकी जगह भी एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, और यहां वाले की जगह भी एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, इंटू आई चलने लग गया। क्या किया? इस ए को रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया। इससे क्या होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए वो तो बहुत खुश है, इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए भी बहुत खुश है, लेकिन यहां कुछ लफड़ा हो गया कि यार ये क्या चक्कर चला दिया तुम लोग। फिर ध्यान से देखते हैं और देखते हैं, और ये तो समझ में आ गया ना। फिर क्या किया, किसी ने ए की जगह डाल दिया। इस एडजॉइंट ऑफ ए को हटाने के लिए हमने ए से गुणा कर दी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए को तो संभाल लिया कि भाई जो भी है वह चलेगा यहां पे, है ना। इसका मतलब ये जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट था, इसकी वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1 इंटू में ए आई, ये बन गया। अच्छा, तब तक इसने भी अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम भी हल्के नहीं है, हमारे पास भी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डिटरमिनेंट ए इंटू आई है। तो डिटरमिनेंट ए इंटू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1 इंटू ए आई चल रहा था। अच्छा, कई लोगों को लगा ये फिर कट सकता है सर, यहां क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ए की पावर n-2। तो फाइनली यहां से भी एक बुलंद सी आवाज आई, क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ यही दो जने बचे, इजिकल टू में कितना, डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, ये हमारे पास में एक और डब्बा आ गया। ठीक है, अब हमने डब्बे को लेकर के और सोचना चालू करा कि भाई अब और किसको फंसाएं हम। ठीक है, अब हमने और दिमाग लगाया। ठीक है, देखो साहब, अब हमने चौथे पॉइंट की तरफ बागी करी, 14 पॉइंट। ठीक है, 14 पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग जा रही बात। हमने इसको भी डब्बा पहना दिया, इन्हें भी डब्बा पहनाओ, ऐसे मत भेजो तुम। एडजॉइंट ऑफ ए का डब्बा माने डिटरमिनेंट इजिकल टू में इनको भी डब्बा पहनाना पड़ गया, तो डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए का डब्बा। अच्छा, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा तो की पावर n बन जाएगा, k की पावर n बन जाएगा, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट a की पावर n-2 की पावर n बन गया, इंटू में ये a डब्बे में रह गया। अच्छा, ये कईयों को पता होगा पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो डिटरमिनेंट a की पावर n² - 2n बन गया, इंटू में डिटरमिनेंट a बन गया। ओके, अरे कुछ इतना सोच यार, अभी ठीक है, एक बार यहां का क्वेश्चन पकड़, फिर देख, तू इंटरेस्टिंग बंदा यार, तू बड़ा इंटेलिजेंट भी है, मैंने देखा तेरे जवाब कई बार अच्छे जाते, बेटा क्यों इतना सोच रहा है, पीछे जो छूट गया आगे जल्दी से अपन वापस बैकअप मार देंगे। तो डिटरमिनेंट ए की पावर n² - 2n + 1 बन गया, तो दुनिया को दिखा डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, किसकी वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए का डब्बे की पावर। ठीक है, तो देखिए सब एक और आंसर बन गया, बिना किसी हार्डकोर सेलिंग के चल रहा हूं भाई साहब, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, तो क्विक वाला क्वेश्चन है। देखो, तो मैंने 4 डब्बे भेज डाले आपके सामने, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 डब्बे बेचे हैं अभी तक। ठीक है, और दुनिया इन 4 डब्बों को, अरे नहीं अभी ना सुन, देख, रिपीट, तेरे दिमाग में आ रहा है, सभी के दिमाग में आता है रिपीट, लेकिन मैंने जैसा किया ना, तो इसको बिल्कुल अभी तो खेल का असली पत्ता तो फेंका ही नहीं मैंने, ये याद नहीं हुआ तो क्वेश्चन ही खत्म हो गए। ठीक है, अब इसे याद कौन करेगा, इसे कौन याद करेगा। ठीक है, मेरा तो चलो, मेरे को तो पैसा मिलता है तो मैंने याद कर लिया, लेकिन तुम्हारा तो दिमाग खराब हो जाएगा, अरे यार इसे तो पैसा भी नहीं मिलने वाला, और याद नहीं करा तो पापा जी और मम्मी जी जो हैं वो एग्जामिनेशन में और हमारे को खराब करेंगे कि यार ऐसे कैसे करना है, यार तुम लोग ऐसे हो, तुम मेहनत नहीं करते हो, वगैरह वगैरह। तो फिर, है ना, फिर आते हैं कुछ आसान रास्ते। रेडी, अब आसान रास्ते क्या है सुनिएगा। रेडी, करें बात, अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं।
अगर सुनिएगा बड़े ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट, अगर आपने कभी भी ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने कभी भी खुले में बोला, बड़े ध्यान से सुनना, हाँ मैं बिल्कुल खुले में बोला कि आ डीजे आ, क्या बोला, आ डीजे आ, तो वो आपको घर में बैठने को बोलेगा कि घर में बैठो, ठीक है, ये घर है ना। अच्छा, अगर आपने कभी भी घर में बैठ करके बोल दिया कि आ डीजे आ, अगर आपने घर में बैठ के बोल दिया आ डीजे आ, तो वो आपके घर के बाहर एक n-1 पावर का स्पीकर लगा के चला जाएगा। क्या बोला, घर के बाहर एक n-1 पावर का स्पीकर लगा के चला जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने 2 बार बोल दिया आ डीजे आ, तो वो घर के बाहर 2 स्पीकर लगा के जाएगा। समझ रहे हो आप, क्योंकि आपने 2 बार बोला आ डीजे आ, तो घर के बाहर 2 स्पीकर लगा के चला जाएगा। अगर आपने यही खुले में बोल दिया कि आ डीजे आ, ठीक है, तो वो आपके घर के बाहर एक कम पावर का स्पीकर लगा के जाएगा और आपको कहेगा घर के बाहर बैठ के सुन ले भाई, क्योंकि तू खुले में बैठा है। क्या आपके दिमाग में आया या नहीं आया? दोबारा सोचना, दोबारा। ये 4 ही पॉइंट है, ठीक है। कौन कौन से 4 पॉइंट है, सोचो जरा जल्दी से। रेडी, दोबारा सोचना। अगर आपने खुले में बोला आ डीजे आ, तो वो आपको घर में बैठने को बोलेगा भाई। अगर आपने घर में बैठ के बोल दिया आ डीजे आ, तो आपके घर के बाहर n-1 पावर का स्पीकर लगा के जाएगा। घर में बैठ के 2 बार बोल दिया आ डीजे आ, तो वो आपके घर के बाहर हाँ n-1 पावर के 2 स्पीकर लगा के जाएगा। लेकिन अगर आपने खुले में बोला आ डीजे आ, समझ रहे हो आप, अगर आपने घर के बाहर बैठ करके बोला खुले में आ डीजे आ, तो आपके घर के बाहर थोड़ा कम पावर का n-2 पावर का स्पीकर लगा के जाएगा और बाहर बैठ के सुनो। क्या आपको याद आएगा? जिनको ये 4 बातें याद हो गई, चारों में लेफ्ट राइट दोनों याद होना चाहिए, तब आप बहुत सही जा रहे हैं। बिलीव मी, यही है सब, यही है सारी बातें, ठीक है। बाकी तो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे क्या, जैसे कितनी छोटी बातें, इतनी छोटी बातें, जैसे किसी ने कह दिया कि एडजॉइंट ऑफ कांस्टेंट इनटू ए होगा, तो क्या कांस्टेंट जब बाहर आएगा तो क्या होगा? हम कहेंगे k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, और क्या, ठीक है भाई। एक और पॉइंट, अगर किसी ने लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट्स इट, ठीक है। हाँ भाई, तब तक जिनको पिछले लिखना था याद हो गया आपको? हाँ बिल्कुल याद ही होना चाहिए। सीधा दिमाग में उतारना है, सीधा दिमाग में सोचना ही नहीं है कहीं बीच का, सीधा याद करना है, क्योंकि वहां तो याददाश्त ही तो काम आने वाली है। वहां बैठ के प्रूफ करोगे क्या? और करना है तो मैंने कर दिया है, मैंने दिया, देखो चारों के चारों प्रूफ कर दिए, खट्ट से नहीं याद हो जाते हैं, याद होना चाहिए। हाँ, पहले घोड़ा, तंबू, भाला और अब डीजे। हाँ, सारा खेल सिर्फ याददाश्त का है, ठीक है। याद रहेगा तो खेल चलेगा, बाकी सिर्फ ज्ञान है। हाँ दिव्यांश, सही है, ठीक है। अच्छा, चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर दें। वेरी गुड। अब इस पे क्वेश्चन जो कहते हैं ना, मैंने जैसे बोला ना, इस पे मस्त क्वेश्चन आते हैं सब, ये बहुत बड़ा दर्द है लोगों का। वो तो जैसे याद नहीं है ना, उससे पूछो कि उसके दिल पे क्या बीतती है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है, इफ p इज इक्वल टू में 1 alpha 3 1 3 3 2 4 4 is adjoint of a 3 cross 3 matrix, ठीक है, A, and determinant A is equal to 4, then alpha is equal to question mark, then alpha is equal to question mark। क्या भाई? हाँ, अरे रातों को उठ के रोता है भाई, जिसको याद नहीं होता उसकी एस्तेस हो जाती है, आपको क्या पता।
डीजे तो मेरी क्लासमेट का नाम है सर। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो 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 जल्दी से, अब क्या पूछना चाह रहा है उस पर बात करते हैं। क्या मांग रहा है ये? पी कौन है? एडजॉइंट ऑफ ए है। ओके, अच्छा, मतलब ये कि अगर मैं पी का डिटरमिनेंट निकाल लूं तो एक तरह से मैं डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लूंगा। तो निकाल लेते हैं, फिर क्या सोचना। इसका मतलब 1 अल्फा 3 इज इक्वल टू में कितना? 1 3 3 इज इक्वल टू में कितना? 2 4 4। ठीक है ना? इसको क्यों डिटरमिनेंट निकालू मैं? इसका निकाल लेंगे मतलब डिटरमिनेंट। लेकिन मुझे तो एक और बात पता है कि कोई घर में बैठ करके अगर बोले ना आ डीजे, तो घर के बाहर n-1 पावर के स्पीकर लगा जाता है, और ये वैल्यू 4 दे रखी है, सही है ना? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। तो 4 की पावर n, ये तो थर्ड ऑर्डर है ना, तो 3-1 माने ये तो 16 आंसर हो गया इसका। माने इसका आंसर 16 है। हाँ 16 ही होगा, तभी तो बोल रहे हैं। अच्छा, इसका आंसर अगर 16 है तो ये कितना हो रहा है? ये कितना हो रहा है? 4 3 12 प्लस में कितना? तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना? 6 अल्फा, प्लस में इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना? 12, माइनस में इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 9 दूनी 18, और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन फिर से 12, उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 4 अल्फा, और ये बराबर 16 दे रखा है। ओके ओके ओके, 12 से 12 तो काटो, ठीक है, यहां से रह जाएगा 2 अल्फा माइनस 6 बराबर में 16, मैंने अल्फा बराबर 11 आ गया। क्या आंसर है? और सही है भाई। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। आगे सुनिएगा, आगे 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 आगे, ठीक है। ये तो हुआ हमारे मेंस भैया का क्वेश्चन। मेंस भैया, मेंस भैया, मेंस भैया, बड़े भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर ए जो है वो अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है एन है, ठीक है, एन है, और साथ में बोलता है देन 3 8 डीजे वाले लोग आ गए। 8 डीजे 8 डीजे 8 डीजे आ, मान लो ये पूछ रहा है भाई इसका आंसर बताओ। अब इसका आंसर सोचते हैं, एन क्या चीज है? डिग्री डिग्री डिग्री, मतलब ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, और क्या इसका जैसे ऑर्डर एन है। अब इसका मतलब समझो, अब जरा सोचो, ठीक है। इसको थोड़ी सी देर के लिए कुछ भी मत बोलो, इसे ए ही समझो, इसे थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है ना, इसे थोड़ी सी देर के लिए ए समझते हैं। क्या लिखा है? ए। इसे थोड़ी सी देर के लिए ए समझो, इतना तो पता है ना। अब देखो जरा सोचो, अब जरा सोचिएगा सोचिएगा सोचिएगा, सोच के बताना। ये लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ आर डीजे आर डीजे आ, घर में बैठ के 2 बार बोलेगा तो इसका मतलब वो घर के बाहर n-1 पावर के 2 स्पीकर लगा के जाएगा। यही तो है ना कहानी, सही है। लेकिन यहां हमें पता है ए कौन है? ए तो एडीजे है, उसकी पावर n-1 का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन हम तो एक और बात भी जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? कि अगर कोई घर में बैठ के एक बार बोल गया कि आ डीजे आ, तो वो घर के बाहर n-1 पावर का स्पीकर लगा के जाता है। तो मतलब ये क्या, अंदर जो यहां बैठा है इसकी खुद की वैल्यू डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 है, और उसकी पावर क्या दे रखी है? n-1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल क्यूब इज द आंसर। क्वेश्चन खत्म। सही है श्रेयस, क्या खेले हो तुम? सही है। ऐसा तो अब 3 बार ले लो भाई, 3 बार बुलाओ, 4 बार बुलवाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है इफ मैट्रिक्स ए फिजिकल टू दे रखा है 1 1 2, यहां दे रखा है 1 3 4, यहां दे रखा है 1-1 3, ठीक है, और बी के नाम पे दे रखा है एडजॉइंट ऑफ ए, और सी के नाम पे दे रखा है 3a, देन एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ सी क्या होगा? किधर भाग गए? एनीवे जो भी है, ठीक है, आप बताओ, आप तो अपना बताओ। हाँ, जितने एडीजे उतने n-1 की पावर। देखो अब ये 2020 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2020 मेंस का क्वेश्चन है।
क्या करा जा सकता है इसमें, सोचते हैं। 5 आंसर, क्या हुआ था महेंद्र, क्या भाग के लिखा तुमने इतना जल्दी? मैं सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ए सोचूंगा भाई। 1 1 2 1 3 4 1 -1 3 की वैल्यू कितनी आने वाली है? 9 प्लस में कितना 4 प्लस में कितना माइनस का 2 माइनस में इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 6 इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन -4, ठीक है, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस का 3। तो 5 तो यहां से रह गया, 4 में से 2 गया, 9 2 11 हो गया, और इसका आंसर तो 6 हो गया। चलो ये साइड तो खत्म करें। अब ये क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि सामने वाले ने एडजॉइंट ऑफ बी मांगा, लेकिन बी खुद क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए है, तो वो एडजॉइंट ऑफ ए लेके बैठा था बेसिकली। डिटरमिनेंट सी 3 है, तो इसका मतलब नीचे 3a आ गया। अब आपको भी पता है नीचे से 3 जब भी बाहर आएगा तो अपने ऑर्डर उसकी पावर बन जाएगा, और ए का ऑर्डर 3 है, तो मतलब 3 की पावर 3 बाहर आएगा और डिटरमिनेंट ए बन जाएगा। और आपको पता है आर डीजे आर 2 बार बोलेगा तो डिटरमिनेंट ए की पावर 3 - 1, याद है ना, 3 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हमको पता है डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 6 है, तो 6 की पावर 4, नीचे 3 का क्यूब इंटू 6, पहले तो कट गया, क्यूब रह गया, सही भाई। तो 6 इंटू 6 इंटू 6, नीचे कितना 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या लगता है आंसर 8 नहीं हो गया? सही है, आंसर 8। लाइव लेक्चर ही ज्वाइन कर लो ना, क्या तकलीफ है? एनसीईआरटी तो पैरेलल ही चली आएगी, एनसीईआरटी तो बहुत जल्दी चली आएगी। लाइव लेक्चर ज्वाइन करते रहो, उधर आधा आधा घंटे या 45 मिनट्स का टारगेट लेकर के हर दिन एक लेक्चर उड़ाते रहो पीछे का। खत्म कर दो, खत्म, धीरे धीरे खत्म कर दो, ठीक है। तो देखो साहब, ये एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अब आप मेरे को सारे क्वेश्चंस का जवाब देना जो आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से बताना। अपना क्वेश्चन है ए के नाम पे, जल्दी देखना। 0 1 2 -1 0 2 3 1 4। क्वेश्चन एक एक करके लिखूंगा। पहला डिटरमिनेंट ए, दूसरा डिटरमिनेंट 3a, तीसरा एडजॉइंट ऑफ ए, चौथा 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, पांचवा 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। देखें अब आप क्या लाते हैं, जल्दी से सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। एक आता है क्या, 11th का फ्री कर दो ना भाई, वो अपने बस का नहीं है, बोल दूंगा मैं आगे। गौरव क्यों परेशान हो रहा है? कितने 8? Yes, definitely you'll get. It will take somewhere around 10 days to reach the packet to you. But the point is that the material is about to come. Actually, management has told us 2 days back that the material has come to them. Nowadays, it is almost a raining time. So probably it will come to quota within 2 to 3 days by courier. Once it will come to the quota, then we will dispatch the order as per the order is coming to us. So it is something like that. है ना? zero. डिटरमिनेंट 0 आ गया क्या? पैसा फ्री में कैसे देंगे? 3000 रुपए में ये भी दे देंगे और वो भी दे देंगे, तो हम सब क्या करेंगे यार? तुम ही बताओ ना, मार नहीं जाएंगे क्या? उल्टा तकलीफ हो जाएगी। हाँ भाई, डिटरमिनेंट ए, हाँ भाई
जिन बच्चों ने डिटरमिनेंट ए निकालने का कष्ट नहीं किया उनके लिए मैं हूं ना, ठीक है। तो प्लस का 6 और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन -2, लेकिन अपनी गारंटी सिर्फ बोर्ड तक है, बाकी अगले जब बोर्ड होगा या फिर कहीं और होगा तब आपको ही निकालना है। तो 0 प्लस के अंदर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन है 0, प्लस के अंदर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज -4। तो फिलहाल 4 + 4 बोले तो 8 आ गया डिटरमिनेंट ए। तो 3 जो है, 3 जब भी बाहर आएगा तो 3 का क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ए, याद है ना? हाँ भाई, किसी को याद है इसका? ये जब ए बाहर आता है तो 3 की पावर n-1 होता है या n होता है? अब क्या था, n-1 या n? ठीक है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, श्योर, इंटू में डिटरमिनेंट ए माने कितना हो जाएगा 27 × 8। चलो इसका काम खत्म। डिटरमिनेंट ए का मतलब डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 माने डिटरमिनेंट ए की पावर 3-1 माने 8 की पावर 2 माने 64। इसका आंसर हो गया। यहां से 4 जब आ रहेगा तो 4 का क्यूब इंटू एडजॉइंट ऑफ ए रह जाएगा। तो इसका मतलब 4 का क्यूब तो ठीक है, लेकिन एडजॉइंट ए का मतलब डिटरमिनेंट ए की पावर 3-1। इसका मतलब 4 का क्यूब इंटू में डिटरमिनेंट ए की जगह कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए 8 की पावर 2। सही है। अगले वाले की बात करते हैं। तो 3 का क्यूब इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। अगर किसी भी सीरियस कैंडिडेट ने ये सब करा होगा तो डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर माने 3 का क्यूब इंटू में 8 की होल पावर 2 का स्क्वायर, है ना। तो मतलब 3 का क्यूब इंटू 8 की पावर 4। ऐसा क्वेश्चन डन है। बोलो कितना, तो तकदीर कितनी बढ़िया है यार तेरी। ठीक है, ये एक नॉर्मल लेवल क्वेश्चन है जिसके ऊपर अपने को बात करनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट, एबीसी इज n×n मैट्रिक्स, ठीक है, सच दैट क्वेश्चन में दे रखा है डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 3, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। आगे दे रखा है डिटरमिनेंट सी इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन में क्या मांगा है, डिटरमिनेंट ऑफ, ठीक है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी माइनस सी, ये दे रखा है डिटरमिनेंट ए स्क्वायर बी माइनस सी। हाँ, अब देखिए जब इसकी बात कर रहा है तो एक तरह से क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी पावर -1 सी, है। तो दैट इज आस्किंग अबाउट डिटरमिनेंट ए की पावर 2, बी नीचे आ चुका होगा, इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ सी यहां रह जाएगा। तो डिटरमिनेंट ए हमारे पास में 2 दिया हुआ है, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 4, यहां डिटरमिनेंट सी की वैल्यू 5, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू 3। तो आंसर 20/3 इज द राइट आंसर। नहीं देवेश, वहां तो आपके पास में नॉर्मल जो मेथड सिखाया जाता है ना वही है जो मैंने फर्स्ट उसमें सिखाया था। ठीक है, यहां पर आकर के हम लोग अपने डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का रथ रोक रहे हैं। ठीक है, बहुत ही काम की चीज आज के दिन पे हुई है, जो बहुत ज्यादा काम का था। ठीक है, हम लोग आज के दिन पे यहां से चालू हुए थे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की आज के जो चीजों में अपनी हाईलाइट रही है वो सब ये सब काम का है। ठीक है, हम लोगों ने इसमें भी मेरे को जो सबसे ज्यादा आपके लिए काम का लग रहा है वो है ये चीज कहां आई, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, ये सबसे ज्यादा काम का है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हमारा बहुत सारा पीछे का डिस्कशन बाकी है। ठीक है, उस डिस्कशन को निपटाते हुए ठीक है, आप लोगों ने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर ऑब्वियस ही बात है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ठीक है। हाँ भाई, ये अपने एमओडी के अंदर अगर बाय द वे होमवर्क 3 देखा है या नहीं देखा, होमवर्क 3 में मैंने आपको जेईमेंस के क्वेश्चन देख लेना। जेईमेंस के क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बता देना,
नहीं नहीं, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव नहीं। ठीक है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव नहीं, फटाफट से बता देना। अगर किसी बच्चे का, हाँ भाई, अगर किसी बच्चे का जेईई मेंस के कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से बता दो। किसी किसी का क्वेश्चन हो तो बता देना फटाफट से, ताकि डिस्कशन हो जाए, ताकि टाइम से अपन निकल लें। हाँ भाई, फटाफट से देख लीजिएगा। जेईई मेंस के क्वेश्चंस एमओडी के अंदर आपके किसी का कोई अटका हो, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या इश्यू आ गया बेटा, मैं दिखाता हूं तेरे को। देख, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल दे रखा है log 2 माइनस साइन एक्स, और आपको एक दूसरा दे रखा है जी एक्स बराबर में एफ एफ एक्स, ये दे रखा है ना। तो जैसे आप इसका जी एक्स निकालोगे ना, तो जी एक्स निकालेगा तो log 2 तक तो ठीक है, माइनस में साइन के अंदर एक्स की जगह पे वापस से मॉडुलस में log 2 माइनस साइन एक्स जाएगा, राइट है, और ये वापस से log बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि जी डैश जीरो वगैरह सब क्या होगा, है ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये अगर देखा जाए तो डिफरेंशियबिलिटी वहां होता है जहां पे अंदर वाला जीरो हो रहा होता है। तो कहना होता है साइन एक्स बराबर log 2 पे डिफरेंशियबल नहीं होगा, वैसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ जी डैश जीरो पे जाना है, लेकिन जी डैश जीरो पे जाने से पहले इसको जीरो पे डेफिनेशन देख लो आप। अगर आपने इसमें एक्स की जगह जीरो डाला ना, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ये अंदर वाला जो होगा ना वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अंदर वाला पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो पहले तो ये एज इट इज निकलेगा कि log 2 माइनस में साइन के अंदर log 2 माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है ना, ऐसा। अब दूसरी चीज पे चलते हैं, log 2 माइनस साइन एक्स, है ना। अब यहां पे ध्यान से देखना, log 2 माइनस साइन एक्स, और log 2 में बड़ा कौन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। साइन ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स हो, और दूसरी तरफ से हमारे पास में क्या हो, ठीक है, दूसरी तरफ से हमारे पास में log 2 हो। इन दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि साइन एक्स इज लेस देन एक्स होता है फॉर एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो हमको ये भी पता होगा कि इसका अंदर साइन ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स जो होगा दैट विल बी लेस देन log 2 माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो वो अगर देखा तो log 2 माइनस साइन एक्स से छोटा होगा, माने साइन ऑफ दिस इज लेस देन दिस। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर मैं इस साइन एक्स को यहां से हटा भी दूं और उधर भेज दूं, तो इसका मतलब log 2 जो है वो ये प्लस ये से भी बड़ा है, माने log 2 काफी बड़ा है इससे, log 2 इससे काफी बड़ा है। इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में छोटा जाएगा तो पॉजिटिव बचेगा, तो पॉजिटिव बचेगा माने जी एक्स एज इट इज निकल जाएगा। तो जी एक्स इज इक्वल टू बेसिकली निकल जाएगा log 2 माइनस साइन ऑफ, अंदर अंदर कितना हो जाएगा log 2 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और फिर आप डिफरेंशिएशन कर देना और जीरो पुट कर देना। ठीक है, ऐसे हो गया बस एक तरह से। और क्वेश्चन नंबर 20 मांगा आप लोगों ने ना, क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन मैंने कॉपी में करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 10 मेरा कॉपी में करवा रखा है। ठीक है, तो आपको वहां परेशान होने, क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने कॉपी में करवा दिया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपने बोला 20, क्वेश्चन नंबर 20 में एक अच्छी चीज क्या है वो बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है एक्स ln ln x, ठीक है, माइनस में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, बराबर में सामने से दे रखा है 4, और y पॉजिटिव दिया हुआ है, और पूछने वाले ने डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ई मांगा है। ठीक है, चलो बता देंगे, वो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ यू डॉट भी लगेगा, एक्स ln ln x का 1 अपॉन ln x और ln x का x, फिर प्लस ln ln x साइलेंट और x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x 2y डिवाइड बाय dx बराबर 0। अब ये वाला x और ये वाला x तो कट गया। अगर आपने x की जगह पे e भी डाला ना, तो x की जगह e डालते इट इज 1 अपॉन ln e हो जाएगा, प्लस में ln ln e हो जाएगा, माइनस में 2e हो जाएगा, प्लस के अंदर 2। अब यहां इशू आएगा, ये x इज इक्वल टू e आप पहले से यहां डाल लो, तो ये डालते हो जाएगा e ln ln e माइनस e स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। आपको पता होना चाहिए 1 हो गया, नहीं ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ऑब्वियस y की वैल्यू जो आ रही है रूट ओवर 4 माइनस e स्क्वायर आ रही है। ठीक है ना, तो यहां पे y की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4 माइनस ई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स बराबर 0। सही है, अच्छा ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो अब उसमें ये जिस दिन उधर जाएगा तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल हो चुका है 2e माइनस 1 अपॉन में 2 टाइम्स अंडर रूट 4 माइनस ई स्क्वायर। कोई आंसर है क्या 20 का?
बी ऑप्शन हो गया। हाँ, बी इसका आंसर बी हो जाए। कल टेस्ट के अंदर एक दो क्वेश्चन बिगड़ गए। अच्छा, बिगड़ गए होंगे। और कोई क्वेश्चन जो इसके अंदर ड्यू रह रहा हो आपका, इसके सिवा कोई और? क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर बेसिकली बस मैं इतना ही हिंट करूंगा बेटा कि आप इसे पहले tan इनवर्स में बदल लेना। नंबर 1, tan इनवर्स में बदलने के लिए रेसिप्रोकल कर लेना। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात एक कॉर्नर पे 1 कर लेना। ठीक है, तो उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में एक एरर है। क्वेश्चन नंबर 25 में ये 1/4 है। ये 14 लिखा हुआ है ना, इससे 1/4 कर लेना, ये करेक्ट कर लेना, तो उससे ठीक हो जाएगा। वैसे भी आप एमओडी देखोगे तो उसमें मैंने खास तौर पे इस क्वेश्चन की तरफ गया हूं। 21 हार्ड है? नहीं नहीं नहीं, आप ध्यान से देखिएगा, एमओडी का मेरा लेक्चर देखना। इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन में मैंने इसका आधा पार्ट करवा दिया है। मैंने सेम टू सेम आधा पार्ट करवाया है, सेम टू सेम। थोड़ा सा 2 हटा करके बाकी बना दिया था मैंने। ठीक है ना, तो आप देखोगे तो वहां से दिख जाएगा आपको कि यार ये तो ऑलरेडी डन है कॉपी में। ठीक है ना, मैंने करवाया मतलब। अच्छा, एक और बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि आपने करी नहीं है ना इसलिए बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 में ए बी सी शायद 1 1 2 है। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में 6x रूट एक्स है ना, उसको 3x रूट एक्स लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 को ऐसे लिखना है, 3x रूट एक्स प्लस के अंदर 3x रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस 3x रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3x रूट एक्स। सही है। tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू में tan इनवर्स समथिंग माइनस tan इनवर्स समथिंग। ठीक है, प्लस में। ठीक है, वहां से हो जाएगा। तो मेरा नाम निकला शायद। हाँ, बहुत अच्छी शीट है, बिल्कुल परफेक्ट शीट है, बिल्कुल परफेक्ट। 3 शीट आपने अगर कर ली ना होमवर्क की, काम निकल जाता है आपका बहुत ध्यान से देखने पे। यहां भी बन गया मेरे से सारे क्वेश्चन। अब इसके बाद में मैं जेई एडवांस के क्वेश्चन करूंगा, मैं आपको पहले से बता देता हूं। ठीक है ना, जेई एडवांस के क्वेश्चन करूंगा मैं आपको पहले से बता देता हूं डिस्कशन में। ठीक है। अच्छा, साथ में मैं आपको और काम बता देता हूं हमारे पास में क्या क्या है। डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 2 पहले कर रहा हूं भाई मैं। डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 2 पहले डिस्कस करूंगा, हालांकि एक्सरसाइज 1 भी डिस्कस कर डालूंगा। तो कल के दिन पे मैं एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 दोनों डिस्कस करूंगा। ये मैं आपको पहले से बता देता हूं डिटरमिनेंट की, तो पहले वो करूंगा, ध्यान से समझना है ना। हाँ, अगर भाई तो जरूरत पड़ेगी सप्तांशु, इस पे भी बात कर लेंगे अपन। ठीक है, कल के दिन पे अपन इंडेफिनिट शुरू करेंगे, लेकिन डिस्कशन हैंड इन हैंड अब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए।